तो दोस्तों अब इस तीसरे चैप्टर को ख़त्म करने के इरादे से बढ़ते हुए इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, जो कि फोकस करेगा ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे और फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन पर। तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें समझ लेने की ज़रूरत है कि जो ट्राइब्स हैं इंडिया में वो आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन्हाबिटेंट्स एंड कम्युनिटीज़ हैं इस सब कॉन्टिनेंट की। और वो ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो किसी लिखित या रिटन टेक्स्ट या ग्रंथ के रिलीजन पर विश्वास नहीं रखती हैं, ना ही उसे प्रैक्टिस करती थीं। और वो उनका कोई स्टेट और पॉलिटिक्स भी नहीं था, कोई उनका रिलीजन एज एन लाइक कोई शार्प क्लास रिलीजन भी उनका नहीं था, कोई कास्ट नहीं थी उनकी कम्युनिटीज़ के अंदर, कास्ट डिस्टिंक्शंस या डिस्क्रिमिनेशंस जैसी कोई चीज़ नहीं थी। ना ही वो हिंदू थे, ना ही वो किसान या कृषक थे। और ये जो टर्म है ट्राइब, ये इंट्रोड्यूस की गई थी उपनिवेशवाद के अंदर, और ये टर्म एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल की गई थी ताकि जब सेंसस और सर्वेज हों तब उन्हें रिकॉर्ड करने में, डेटा कलेक्ट करने में कन्वीनियंस हो। इस वजह से ये टर्म जो है ट्राइब, जनजाति, ये शब्द का इस्तेमाल किया गया था। तो ट्राइब्स को समझने के लिए इनके जो ट्रेड्स हैं वो दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किए गए हैं। एक तो इनका परमानेंट ट्रेड्स हैं ट्राइब्स के, और दूसरे हैं एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो परमानेंट को हम कहेंगे स्थायी विशेषक, और हिंदी में एक्वायर्ड ट्रेड्स को कहते हैं अर्जित विशेषक, जिनको एक्वायर किया गया है विद द टाइम, जो पहले इनकी कम्युनिटीज़ में नहीं पाए जाते थे। तो हम शुरू करेंगे परमानेंट ट्रेड्स के साथ। हम समझेंगे कि इनके जो परमानेंट ट्रेड्स हैं वो क्या क्या हैं। तो परमानेंट ट्रेड्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो है इनका रिलीजन, इनकी लैंग्वेज, इनकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी इकोलॉजिकल हैबिटेट वगैरह। तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, उससे हमें समझने की ज़रूरत है कि वो वाइडली डिस्पर्स्ड है, यानी पूरे भारत के अंदर वो फैली हुई है। और कुछ ऐसे पार्ट्स हैं भारत के अंदर जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपैरेटिवली पाए जाते हैं। तो इंडिया में जो टोटल पॉपुलेशन है ट्राइब्स की, उसका जो 85% हिस्सा जो है वो मिडिल इंडिया के अंदर आता है। अब मिडिल इंडिया समझने की ज़रूरत है कि मिडिल इंडिया किसे कहेंगे। मिडिल इंडिया जो है वो हमारा जो सेंट्रल इंडिया है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जाता है, और बीच में जो मिडिल इंडिया है उसको कवर करते हुए जाता है। तो जो 85% जो ट्राइबल पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो मिडिल इंडिया में पाया जाता है, फ्रॉम गुजरात एंड राजस्थान टू मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। और बाकी का जो 11% है वो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स जो हैं उनमें पाया जाता है, और बचा हुआ जो 3% है वो बाकी का जो भारत है उसमें देखने को मिलता है अलग अलग हिस्सों पर। और जो उनका जो हैबिटेट है, मतलब जिन एरियाज़ में वो रहते हैं, वो बेसिकली हिल्स होते हैं या फॉरेस्ट जंगल होते हैं, रूरल प्लेन्स होते हैं। इनफैक्ट अब अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी आज के टाइम पे आप ट्राइबल पॉपुलेशन को देख सकते हैं। इसके बाद जो उनकी जो भाषाएं हैं वो 4 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं, कि जो उनकी जो भाषाएं हैं उनकी जो ओरिजिन है, उनकी भाषाओं के ओरिजिन क्या है। तो 4 उनकी भाषाओं के ओरिजिन हैं। एक तो है इंडो आर्यन, दूसरा है द्रविडियन, तीसरा है ऑस्ट्रिक, और चौथा है तिबेटो बर्मन। इसके बाद जो फिज़िकल रेशियल इनके जो टर्म्स हैं, यानी शारीरिक प्रजातीय दृष्टि से अगर हम इनको देखें तो ये 5 कैटेगरीज़ में डिवाइडेड हैं। कुछ जो हैं वो नेग्रीटो हैं, कुछ ऑस्ट्रेलॉइड, कुछ मंगोलॉइड, कुछ द्रविडियन और कुछ आर्यन रेसेस से आते हैं, ऐसा माना जाता है। और जो टोटल पॉपुलेशन है
हमारे देश में ट्राइब्स की वो करीबन 100 मिलियन के आसपास है। और जो बिगेस्ट ट्राइब्स हैं हमारे देश के अंदर वो हैं गोंड्स, भील, संथल, ओरांव, मीनाज, बोडोज और मुंडाज। ओके अब डिस्कस कर लेते हैं एक बार इनके अक्वायर्ड ट्रेट्स, यानी कि जो अर्जित विशेषण हैं इनके, वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर एक तो इनका लिवलीहुड आता है। लिवलीहुड से हमारा मतलब है आजीविका, कि किस तरीके से वो अपना जीवन यापन करते हैं। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इनका ट्रेट है वो है किस हद तक इनका हिंदू सोसाइटी में असिमिलेशन या इनकॉर्पोरेशन हुआ है, समावय इनका हुआ है। और समावय जब हम समावय की इनकॉर्पोरेशन या सिमुलेशन की बात करते हैं तो हमें संस्कृताइजेशन टर्म की याद आएगी, जिसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इनका लिवलीहुड है या इनकी जो आजीविका जो है वो किस किस चीज़ों पे आधारित है वो एक बार पढ़ लेते हैं। ये फिशरमैन हैं, फूड गैदरर्स, हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, पेजेंट्स, प्लांटेशन एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स भी हैं। और जो डिग्री ऑफ एसिमिलेशन है इनकी, समावय की किस हद तक इनका समावय हुआ है हिंदू सोसाइटी में, उसमें हम पढ़ेंगे तो हम पाएंगे कि जो कुछ ट्राइब्स हैं वो हाई स्टेटस जो है उनको हिंदू सोसाइटी में मिला हुआ है, लेकिन वो बहुत ही कम है। बहुत ही कम ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिनका हाई स्टेटस है हिंदू सोसाइटी के अंदर। जो मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स हैं वो मेनली लो स्टेटस वाले ही हैं। और जो मजॉरिटी ऑफ ट्राइब्स हैं वो हिंदुज़म की तरफ अब इंक्लाइन हो गई हैं विद द टाइम। और कुछ ट्राइब्स हैं जिन्होंने हिंदुज़म को बिल्कुल ही रिजेक्ट, या फॉर दैट मैटर किसी भी तरीके के रिलीजन को टोटली रिजेक्ट किया है। अब अगर हम ट्राइब की बात करें कि जो ट्राइब एज अ कॉन्सेप्ट है तो उसके ऊपर किस तरीके की डिबेट्स आज चल रही हैं सोशियोलॉजी के अंदर, तो दो तरीके की डिबेट्स चल रही हैं ट्राइब एज अ कॉन्सेप्ट के ऊपर। एक तो हिस्सा है स्कॉलर्स का जो ये कहता है कि जो ट्राइब्स हैं वो हिंदू सोसाइटी का एक कॉन्टीन्यूम ही है, एक कास्ट बेस्ड हिंदू सोसाइटी का कॉन्टीन्यूम है। कहने का मतलब ये है कि वो भी एक हिंदू कम्युनिटी ही है जो कास्ट बेस्ड है, लेकिन कुछ थोड़ी सी अलग है, थोड़ी उसके अंदर इतनी ज़्यादा हायरार्की या स्ट्रैटिफिकेशन नहीं है, बट है वो हिंदू सोसाइटी का ही पार्ट। और जो इनकी जो ओनरशिप है अपने रिसोर्सेज की वो कम्युनिटी बेस्ड है। मतलब जो जहाँ से इनकी लाइवलीहुड है, जैसे मान लीजिए खेत हो गए या फॉरेस्ट हो गए या हिल्स हो गए, जहाँ से ये अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं वो कम्युनिटी बेस्ड है। मतलब उसके ऊपर उनकी किसी एक इंडिविजुअल का कब्ज़ा नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो उनका कहना ये है कि जो ट्राइब्स हैं वो बिल्कुल ही अलग कम्युनिटी हैं, वो हिंदू सोसाइटी का पार्ट नहीं थे। और इन कम्युनिटीज़ के अंदर किसी भी तरीके की कास्ट हायरार्की, प्योरिटी, पॉल्यूशन जैसे नोशंस नहीं हैं जो कि यूजुअली हिंदू सोसाइटीज़ के अंदर देखने को मिलते हैं। ये सोसाइटीज़ बहुत ही इगैलिटेरियन होती हैं, मतलब काफ़ी इक्वल माना जाता है, हर इंसान को सेम तराजू में आंका जाता है। और जो इनके सोशल ऑर्गेनाइजेशन के मोड्स जो हैं ये बेस्ड होते हैं किनशिप पे, यानी नातेदारी पे। और अब अगर हम बात करें एक दो पॉइंट्स और की ट्राइब्स के ऊपर, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो ट्राइब्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने हिंदू सोसाइटी में जो एसिमिलेशन जिनका हो गया है विद द हेल्प ऑफ संस्कृताइजेशन, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके हैं, स्पेशली वो कम्युनिटीज़ जैसे कि शूद्र, अनटचेबल्स, आउटकास्ट, जिनको बहुत ही लो रैंक जिनका बहुत ही लो रैंक था, तो अपने उस सोसाइटी में अपने मोबिलाइजेशन के लिए उन्होंने संस्कृताइजेशन की मदद ली। इस प्रोसेस से उनका काफ़ी हद तक हिंदू सोसाइटी में समावेश हुआ है।
और जो आदिवासीज़ हैं, लेकिन एक बात हमें और भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जो आदिवासीज़ हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से ही ऑप्रेस्ड ग्रुप्स रहे हों, जैसा कि दलित और डाउन ट्रॉडन कास्ट्स के साथ हुआ है। ऐसा हिस्टोरिकल एविडेंसेस हमें ये भी बताते हैं कि बहुत सारे ऐसे आदिवासी ग्रुप थे जो कि पहले काफ़ी अच्छी पॉलिटिकली और मिलिट्री पोजीशंस पे थे, उनके पास काफ़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर था, जैसे कि गोंड किंगडम हो गया या गढ़ा मंडला हो गया। तो उस समय में जब आदिवासीज़ के पास में काफ़ी पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी, उस समय में उनका काफ़ी डोमिनेंस रहता था प्लेन्स के ऊपर, या जो लोग वहाँ पे रहते थे उनकी किंगडम के अंदर, और उनके पास काफ़ी कैपेसिटी होती थी उनको रेड करने की, और लोकल मिलिशिया भी उनके अंडर में आता था। और उन्होंने उनका एक तरीके से काफ़ी हद तक उनका राज होता था ट्रेडिंग के ऊपर, किस तरीके से फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट से या हिली एरिया से जो भी ट्रेड हो रहा है उस पर काफ़ी उनका होल्ड होता था, जैसे कि सॉल्ट हो गया या एलिफेंट्स हो गए या जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे उनके ऊपर। और इसके बाद हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे, जो कि मेजरली कास्ट ट्राइबल कम्युनिटीज़ के पास, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंडर होते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी वो फॉरेस्ट और हिल्स में रहते थे। इस वजह से जो भी फॉरेस्ट के रिसोर्सेज या मिनरल्स हुआ करते थे उनके ऊपर ट्राइबल कम्युनिटीज़ का हक हुआ करता था। लेकिन विद द टाइम जैसे जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का भारत में आना हुआ और धीरे धीरे उसका बढ़ावा हुआ, तो सबसे ज़्यादा जो हनन हुआ वो इन चीज़ों का हुआ ट्राइबल कम्युनिटीज़ से। तो उनके जो फॉरेस्ट थे, हिली एरियाज़ थे, वो उनसे छीन लिए गए, और उनको जब उनके पास कुछ नहीं बचा तो उनको एज अ चीप लेबर इस्तेमाल किया गया रूरल और अर्बन एरियाज़ के अंदर। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी से उनका सामना हुआ, क्योंकि जब उनसे उनके रिसोर्सेज छीन लिए गए बाय द गवर्नमेंट और बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट और बाय द इंडस्ट्रियलिस्ट्स, तो उनको उनका कहीं ना कहीं उनको ज़बरदस्ती आना पड़ा रूरल और अर्बन एरियाज़ में एज अ चीप लेबर, और उनको उनकी जो मेन स्ट्रीमिंग हुई जो हमारी हिंदू सोसाइटी है उसमें। और जो एक एटीट्यूड रहा है जो लोगों का टूवर्ड्स ट्राइब ड्यूरिंग द कॉलोनियलिज्म, वो कैसा रहा है हम ये पढ़ेंगे। ट्राइबल सोसाइटीज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ देयर लैंड टू नॉन ट्राइबल इमिग्रेंट सेटलर्स। जो भी उनकी जगहों पे आए, जो इमिग्रेंट्स आए वहाँ पे, जो सेटलर्स थे, उन्होंने उनकी लैंड पर काफ़ी कब्ज़ा कर लिया। और इससे क्या हुआ कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ को अपनी लैंड से अलग होना पड़ा, उनसे उनकी लैंड जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था या जो फॉरेस्ट थे, जो मिनरल्स थे, रिसोर्सेज थे, वो उनसे छीन लिए गए। और जो माइनिंग ऑपरेशंस वहाँ पे शुरू किए गए फॉरेस्ट के अंदर, और जो भी ये लैंड्स थी उसके अंदर, और फिर वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को ले जाया गया वो सारे काम करने के लिए। तो इस वजह से और बहुत सारे लोग जो थे वो वहाँ पहुँचे उन एरियाज़ में जहाँ पे पहले सिर्फ़ और सिर्फ ट्राइबल लोग रहते थे। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का जाना हुआ, क्योंकि उनको उन इंडस्ट्रीज़ में काम करना था, उन माइंस में काम करना था। तो एक तरीके से घुसपैठ हुई उनके एरियाज़ में, और ड्यू टू all these reasons they kind of rebelled against this। और जब उन्होंने रिबेल किया और
हमारे समाज में लोगों ने समझा कि किस तरीके से जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं उनके साथ गलत हो रहा है, तो उस समय में कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया कि कुछ एरियाज़ जो थे फॉरेस्ट के और हिल के, उनको एक्सक्लूड और पार्शियली एक्सक्लूड कर दिया, जहाँ पे और लोगों की एंट्री को रोक दिया गया, जो सिर्फ़ और सिर्फ ट्राइबल लोगों के लिए जगह छोड़ दी गई थी कि यहाँ पे सिर्फ ट्राइबल्स ही रह सकते हैं, सिर्फ उन्हीं का हक रहेगा, और बाकी के जो लोग हैं उनके लिए वो जगह प्रोहिबिट कर दी गई। और अब जो मेजर दो कॉन्सेप्ट हैं हम समझेंगे कि जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए हमारी सोशियोलॉजी में दो तरीके के उस समय में दो ग्रुप्स थे जो बातें कर रहे थे। पहला तो ग्रुप है आइसोलेशनिस्ट्स, जिनका मानना ये है कि हमें ट्राइबल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए क्योंकि उनके साथ बहुत गलत हुआ है थ्रू आउट द टाइम, और किसके द्वारा, हिंदू सोसाइटी के द्वारा, क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा। तो उनके साथ जो भी हनन हुए हैं उनके रिसोर्सेस का, इस वजह से हमें उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए और उनको एज अ सेपरेट कम्युनिटी माना जाना चाहिए, और हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो एक कॉन्टिन्यूम ही है हिंदू सोसाइटी का। वहीं दूसरी तरफ एक स्कॉलर्स का ग्रुप था इंटीग्रेशनिस्ट, जिनको हम एकीकरण कहेंगे। पहले आइसोलेशनिस्ट को हिंदी में जो वर्ड है वो है पृथक्करण, और इंटीग्रेशनिस्ट्स को कहेंगे एकीकरण में जो विश्वास रखते थे। उनका मानना ये था कि जो ट्राइबल्स हैं वो हिंदू सोसाइटी का ही एक बहुत ही बैकवर्ड पार्ट है वो हिंदू सोसाइटी का ही पार्ट, बट वो बहुत ही बैकवर्ड हिंदू सोसाइटी का एक ग्रुप है, और उनके लिए हमें वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड करनी चाहिए और उनको इंटीग्रेट में जो उनकी मेन स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। हिंदू सोसाइटी में ट्राइबल्स को एसिमिलेट कराने की और ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी वजह से डिफरेंट स्कीम्स लाई गई, 5 ईयर प्लान्स, ट्राइबल सब प्लान्स, ट्राइबल वेलफेयर ब्लॉक्स, स्पेशल मल्टीपर्पस एरिया स्कीम्स, इस तरीके के प्लान्स शुरू किए गए उनको एसिमिलेट और इंटीग्रेट करने के लिए। तो जो इनका इंटीग्रेशन था, इट वाज ऑन द टर्म्स ऑफ मेन स्ट्रीमिंग देम, और ये सोच जो थी वो ये नहीं थी कि उनको बेनिफिट मिले, बट ये सोच थी कि उनको हम इंटीग्रेट करें हिंदू सोसाइटी के अंदर। तो एक तरीके से इन स्कीम्स के द्वारा उनका और ज़्यादा हनन किया गया डेवलपमेंट के नाम पे, और उनसे जो उनके रिसोर्सेज थे और जो उनके फॉरेस्ट थे, इनहैबिटेंट्स वो जहाँ के थे, तो वो एरियाज़ उनसे और ज़्यादा छीन लिए गए। और इस नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेशनल डेवलपमेंट है ट्राइब्स का वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो ये दो कॉन्सेप्ट थे, नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट, वो दो अलग अलग धाराओं पे चल रहे थे। थैंक यू सो मच।